हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषु गुप्ता एंड आप अभी माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे हैं बच्चे। और बच्चे यहाँ पे ये जो सेशन है ये क्लास 10th का 2019 से 20 के बीच में जो एनएसओ का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके डिस्कशन के बारे में है। राइट, आप सबको पता है एनएसओ में दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक लॉजिक रीजनिंग के बारे में पूछता है, एक साइंस के बारे में पूछता है। साइंस में आपके पास तीन कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अभी आपको फिजिक्स के बारे में जितना 2019 से 20 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़े बहुत गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूं कि पेपर स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट आपको दिया जाता है ताकि ओएमआर आप फिल कर सके और बाकी सारे इंफॉर्मेशन पढ़ सके। आपको यह भी पता है कि सर यहां 3 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में लॉजिक रीजनिंग की 10 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद आपके पास आता है साइंस का सेक्शन जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स स्टैंड करता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है। और उसके बाद एक तीसरा अचीवर सेक्शन होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और हर क्वेश्चन बच्चे 3 मार्क्स के होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी भी नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप जब भी क्वेश्चन करें पूरे क्वेश्चन कर लें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। उसके बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आपको देना है, आप क्वेश्चन करते समय जब आंसर आएगा उसको ओएमआर पे फिलअप करने के लिए बच्चे ध्यान से करना, क्योंकि अगर ओएमआर पे फिलअप गलत आपने कर दिया है या गलत तरह से कर दिया है तो आपका सही हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग नंबर देके चला जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन थे। इसके आगे बच्चे चलते हैं 2019 से 20 के एनएसओ का प्रीवियस ईयर पेपर फिजिक्स का डिस्कस करने। सेक्शन ए में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज 3 एप्लीकेंट एक्स वाई जेड, 3 इक्विपमेंट है, 3 एप्लीकेंट्स है एक्स वाई जेड कनेक्टेड विद अ 12 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। हियर वाई इज हैविंग रेजिस्टेंस आर। ये जो वाई है इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सर 6 वोल्ट है। एंड अ करंट ऑफ थ्रू इट and the current of A through it, Z has current of 4 एम्पियर। Z कितना है सर, Z पे 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। Which of the following statement is true? एक बार देख लेते हैं कि सर 4 वोल्ट की बैटरी है, यहां Y पे देखिए, Y पे बच्चे 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहां करंट ऑफ ये 1 एम्पियर है बच्चे। 1 एम्पियर करंट X से भी जा रहा है। X से कितना जा, Y से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन दिया है। अब आपसे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कह रहा है कि सर Z के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी, तो बात सही भी है। सर देखना यहां पे Y पे और Y और Z ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सर अगर Y का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है तो Z का भी पोटेंशियल डिफरेंस सर 6 वोल्ट ही होगा। यानी सर मेरे पास ये दोनों अभी तक सही लग रहा है। उसके बाद देखना रेजिस्टेंस पूछ रहा है Z का, तो एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो सर अगर Y के लिए फॉर Y के लिए अगर मैं देखूं V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ लगा के, तो Y में सर पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, करंट 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस इसका R है। अगर मैं फॉर Z की बात करूं तो Z के लिए V इजिकल टू आई आर लगाऊंगा। सर Z में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 4, पोटेंशियल डिफरेंस सर 6 वोल्ट ही है क्योंकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है, तो सर 6 इजिकल टू 4 इंटू आर जेड की वैल्यू। तो सर आर जेड की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, आर जेड की वैल्यू आ रही है 6/4 ओम। बोलो सही है। अच्छा 6/4 ओम आ रही है। और यहां पे देखना बच्चे, अगर मैं इससे बोलूं तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल आर की वैल्यू इस इक्वेशन से सर 6 ओम आ रही है क्या, सर बिल्कुल 6 ओम आ रही है। तो मैं यहां पे RZ को R/4 ओम भी बोल सकता हूं क्योंकि R की वैल्यू 6 है। तो यहां पे देखना ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही मिल जाता है। तो ऑप्शन ए आपको सही मिल गया, बाकी निकालने की कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा अगर X की निकालनी भी होगी कैसे निकालोगे, सर यहां पे करंट 1 एम्पियर है, यहां पे करंट 4 एम्पियर है, तो X में करंट कितना जाएगा सर 5 एम्पियर। अच्छा यहां पे 6 वोल्ट है, बैटरी टोटल 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, 6 वोल्ट
इन दोनों के बीच में है, तो x के बीच में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर 6 वोल्ट ही होगा। तो x का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, v इक्वल टू आई आर से। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन ये आपका एकदम क्लियर कट समझ में आ चुका होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। इसमें दो स्टेटमेंट बोला गया है, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट वन क्या है। कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो आपको पता है बच्चे, जो सोलेनोइड है ये आपके पास सोलेनोइड होता है। सर सोलेनोइड में अगर मेरे पास करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस तरह का यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है बच्चे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा। है कि नहीं, इस तरह का। और सर इस सोलेनोइड को क्या मैं बार मैग्नेट की तरह एज्यूम करता हूं, बिल्कुल यहां पे सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह एज्यूम करता हूं। तो बार मैग्नेट पे सर बाहर की ओर तो सर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, मगर इनसाइड आप किसी भी पॉइंट में ले लेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर सेम होता है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है बच्चे, बिल्कुल ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द नेट चार्ज इन अ करंट कैरी कंडक्टर इज 0। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चे। रीजन भी क्योंकि सर जब आप एक वायर लेते हो तो इस वायर में किसी तरह से चार्ज का फ्लो होता है, सिर्फ चार्ज का फ्लो होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हों, सर चार्ज नहीं होता है, चार्ज का फ्लो हो रहा है बस, चार्ज में कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो नेट चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर में 0 ही होता है। दोनों ट्रू है, बट यह सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को किसी तरह से वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है सर। तो ऑप्शन बी मेरे पास यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और कह रखा है कि सर इस 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो पहले सर मैं इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो 2, 5 और ये 2, ये बच्चे आपको किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है क्या। अगर ये सीरीज में है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा बच्चे, केवल इन तीनों का कॉम्बिनेशन सर मेरा बन जाएगा 2 + 2 + 5 कितना हो जाएगा सर 9 ओम। अब देखना फिर यहां पे आपको कुछ इस तरह का सर्किट दिख रहा होगा बच्चे कि यहां पे मेरे पास 3 ओम है, यहां पे 2 ओम है, फिर यहां पे सर 2 ओम है, ये बीच में 8.5 ओम, यहां पे 2 ओम और सर यहां पे मेरे पास 9 ओम है। और ये 2, 2 और 2 का मिला के सर मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आया है। अब ये 9 और ये 9 किस में दिख रहा है सर, पैरेलल में दिख रहा है। तो इन दोनों का पैरेलल निकालूंगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। R इक्विवेलेंट बच्चा आ जाएगा 4.5। तो आपको यही सर्किट कैसा नजर आएगा सर, ये 3 ओम में नजर आएगा, ये सर 8.5 नजर आएगा, ये 2 ओम नजर आएगा, ये सर ये 2 ओम, ये 9 और 9 का इक्विवेलेंट 4.5 ओम और ये सर ये 2 ओम। अब देखना सर 2, 2 और ये 4.5 ये तीनों फिर से किसमें हो गए सर, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन तीनों का सर R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2 + 4.5 कितना हो जाएगा 8.5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो 3 ओम ये हो गया सर, 8.5 ये हो गया, ये 2 ओम हो गया और यहाँ पे भी इन तीनों का 8.5 ओम हो जाएगा। अब ये 8.5 और ये 8.5 आपको सर किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा सर 1/R1 + 1/R2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चे 8.5 / 2 यानी 4.25 ओम हो जाएगा। यस और नो। तो अब देखना सर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ चुका है सर, ये 3 ओम है, 8.5 का सर 4.25 ओम आ गया, ये सर 2 ओम है और इनके बीच में बैटरी कितना लगा है सर 12 वोल्ट। अब देखना सर जो 3 ओम से करंट फ्लो हो रहा है सर, वो करंट में अगर I मान लूं तो सर यहां पे मैं एक ओम्स लॉ लिख सकता हूं, V = I × R इक्विवेलेंट। V कितना है सर 12 है और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 + 2 + 4.25 इंटू करंट I। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/3, 2, 5, 4 9.25, जिसकी वैल्यू बच्चे आपके पास 1.29 आ जाएगी, जो अप्रोक्सीमेट 1.3 एम्पियर के बराबर है। बोलो क्लियर।
ठीक है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर इसको किस तरह से सॉल्व करना। इजी क्वेश्चन है, केवल देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंडक्टर लूप, मेरे पास एक लूप है कंडक्टर लूप, कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट। ये लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेट बी जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि बच्चे आउटसाइड है। डॉट का मतलब क्या होता है सर, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो लूप है ये बच्चे टेंडेंसी रखेगा कॉन्ट्रैक्ट होने की, एक्सपैंड होने की, ठीक है, या मूव टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस या मूव टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखना सर, अगर मैं आपसे कहूं इस लूप पे बाहर की तरफ चारों डायरेक्शन से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो सर ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। अगर मैं ये कहूं कि सर मैं अंदर के डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊं, एक लूप लिया और उसको अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं चारों डायरेक्शन से, तो सर ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखना यहां पे वही काम हो रहा है। आप सबको पता है सर, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। सर उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करता हूं, जहां पे थंब देता है फोर्स, ये देता है सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और ये है करंट के डायरेक्शन में। तो सर करंट ये है, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की ओर है, करंट इस साइड लग रहा है, यानी थंब बच्चे इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी यहां पे फोर्स इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में यहां लगेगा। अच्छा, इसके अपोजिट सेक्शन में देखना, करंट की डायरेक्शन सर आई यहां पर है, एफ बी आई की डायरेक्शन यहां है, बी की डायरेक्शन कहां है, बाहर की ओर है। तो बच्चे देखना आई यहां हो गया, बी की डायरेक्शन बाहर की ओर है, थंब क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल। अब यहां पे देखना सर, फोर्स जो है बच्चे इस पे चारों डायरेक्शन से बाहर की ओर लग रहे हैं, यानी जो लूप है ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, यानी ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलरफुल वर्ल्ड पे है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट अ पेंसिल ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म पे एंड इट गेट डिफरेंट कलर फ्रॉम डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किस वजह से होता है, तो यहां आपको चार ऑप्शन है। सर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट। नहीं बच्चे, आपको पता है कि सर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बच्चे लेंथ, वेव लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा वेव लेंथ और होगा सर, मैं क्या कहता हूं, उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस वेवलेंथ लाइट के लिए उतनी ही कम होगी। तो यहां पहला ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मीडियम डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बिल्कुल बच्चे, क्योंकि सर ये जो लैम्डा है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है बच्चे, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स से ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपका किसी व्हाइट लाइट का मान लो फ्रीक्वेंसी एक्स है तो सर वो किसी दूसरे मीडियम में जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी वेव की नहीं चेंज होती, इट ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स। ये आप साउंड चैप्टर में भी बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन सी भी गलत है। डी देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब से डिपेंड होने लगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे वेवलेंथ पे डिपेंड होते हैं। बिल्कुल सर, स्पीड, क्योंकि म्यू जो है वेवलेंथ पे डिपेंड होता है, तो बच्चे स्पीड ऑफ लाइट भी वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। इसी वजह से वहां पे जो आर की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, और आर की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से व्हाइट लाइट डिस्पर्ज होता है 7 डिफरेंट कलर में। तो ऑप्शन बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बोलो क्लियर है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ। आपको एक चीज पता होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको पता है सर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यही बोला था। साइन आई क्या होता है सर? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। एक मीडियम से सर अगर लाइट पास होकर दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने इनिशियल पाथ से डिफेक्ट हो जाता है। ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, यानी जिस तरह से आप देखो तो स्लोप जो है साइन आई और साइन आर का सर वो कांस्टेंट होगा, यानी एक लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ होगा मतलब सर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बोलो यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कह रहा असॉर्टेड लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर लाइज ऑन एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो सर ये मेरे पास कॉनकेव मिरर हो गया। बिल्कुल सर।
अच्छा कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ क्या है सर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, चलो ये भी मान गए। कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 26.5, तो सर ये जो मेरा 3 सेंटीमीटर का लॉन्ग क्या है, ये मेरे पास रॉड है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसके मिड पॉइंट से ये जो पोल है उसकी डिस्टेंस ये बोल रखा है सर 26.5 सेंटीमीटर है, सर 26.5 सेंटीमीटर ले लिया। कह रहा है फ्रॉम द पोल द साइज ऑफ द इमेज की साइज पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना सर, मैं इमेज की साइज निकालने के लिए क्या करता हूं, इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को पॉइंट बी मान लेता हूं। पॉइंट ए की पोल से डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये 26.5 है, ये डिस्टेंस 1.5 होगी, 3 का आधा 1.5 अगर यहां से हटाता हूं तो ये 25 सेंटीमीटर होगा पॉइंट ए, और पॉइंट बी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा सर 26.5 में 1.5 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर 28 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखना सर, अगर मैं पॉइंट ए का इमेज देख लूं और पॉइंट बी का इमेज देख लूं तो ए और बी के बीच ये जो है पॉइंट ए पॉइंट बी उनके इमेज का जो डिस्टेंस होगा सर वही इस रॉड के इमेज का भी लेंथ होगा। एग्री और नॉट, तो एक बार निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका क्या है सर, आपको मिरर फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से v की वैल्यू आप अगर देखना uf अपॉन u माइनस एफ आएगा, 1/v को यहां ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पलट दोगे तो v की वैल्यू uf अपॉन u माइनस एफ आएगा। अगर मैं फॉर पॉइंट a के लिए बात करूं, a के लिए तो सर u की वैल्यू है -25, f की वैल्यू है सर -15, तो ए पॉइंट ए का जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा सर, वी ए क्या होगा u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना है -25 इंटू एफ -15 डिवाइडेड बाई यू माइनस प्लस हो जाएगा +15 कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 10 होगा सेंटीमीटर, यानी ये पॉइंट ए का इमेज मैं मान लेता हूं सर ए डैश यहां पे बन रहा है। अब बी फॉर बी के लिए देख लेता हूं सर, फॉर बी के लिए वी बी कितना हो जाएगा भाई यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना है फॉर बी के लिए, बी के लिए यू है सर -28, एफ तो वही -15 ही होगा डिवाइड बाई -28 प्लस 15 कितना हो जाएगा सर 28 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 और 8 -13 हो जाएगा। तो सर -13 यहां पे देखोगे आप तो बी डैश मान लेता हूं, थोड़ा सा यहां पे बन जाएगा बी डैश, है ना। अब ये जो बी डैश ये जो डिस्टेंस है ये इमेज की लेंथ है, तो सर इमेज की लेंथ क्या निकालूंगा वी ए माइनस वी बी, ये इमेज की लेंथ हो जाएगी। अब वी ए माइनस वी बी निकालना कितना हो जाएगा सर 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 -28 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 13, सर 15 कॉमन ले लेना। अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 5.2 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सॉल्व करके देखना 5.13 समथिंग आता है, तो एक बार ट्राई कर लेना, है ना। ये सॉल्व करोगे तो 5.13 समथिंग आएगा जिसको मैं अप्रोक्सीमेट 5.2 बोल सकता हूं। आई होप ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अपन ने कैसे निकाला, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। प्रेशर के ऊपर कह रहा है, आपको बस एक चीज याद दिला दूं कि सर किसी भी लिक्विड में सर अगर उसकी डेंसिटी रो है, हाइट h है, तो सर उसकी इस पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो ρgh होता है। तो सर इस हाइट पे प्रेशर जो मुझसे पूछा गया है वो प्रेशर कितना हो जाएगा सर ρg इंटू एच। जहां लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखा है 900 है, ये 900 हो गया। g की वैल्यू आपको पता है 10 है, h की वैल्यू हाइट लिक्विड की कितनी है सर 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सर मीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा सर 1 0 से 1 0 कट गया, यहां पे कितना वैल्यू आ जाएगा 1350, यानी ये पास्कल में आएगा। ऐसा यूनिट प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है। तो यहां पे मैं इसको 1.35 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल बोल सकता हूं, यानी ऑप्शन ए मेरे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फोर्स पे है क्वेश्चन, क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। कह रहा है अ ड्राइवर ऑफ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ, तो एक बार
ठीक है, ये कार है, इस कार की स्पीड बच्चे कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर को एक बार मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 18 से अगर इसको काटेंगे 4 × 5 हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड के इनिशियल स्पीड से चल रहा था। बीच में ये क्या देखता है, ये देखता है कि यहाँ पे एक चाइल्ड आ चुका है रोड के बीच में। जैसे ही चाइल्ड आता है सर, उसको बचाने के लिए क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो ये कार इसको टकराने से पहले क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इफ द टाइम टेकन टू स्टॉप द व्हीकल इज 10 सेकेंड, यानी सर अगर ये t = 0 है तो t = 10 सेकेंड में ये क्या कर रहा है, अपने कार को रोक दे रहा है। बोलो यस और नो। तो कह रहा है कि और मास कितना है सर, 500 kg दिया है कार का मास। कह रहा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ सर, मैं मान लेता हूं ये सर रुकेगा तो डी एक्सेलरेट होगा, जिसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में ए होगा। ए की वैल्यू क्या होगी सर, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस इनिशियल। वी फाइनल सर 0 था, वी इनिशियल कितना था सर 20, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा सर 10 सेकेंड, तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। सर एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन बता रहा है कि सर रिटार्डेशन हो रहा है। अब आपको एक चीज और पता है सर, अगर ये एक्सेलरेशन हो रहा है तो सर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स होता है उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास कितना है सर 500, एक्सेलरेशन कितना है सर 2, तो 1000 न्यूटन क्या लग रहा है इस पे, 1000 न्यूटन लग रहा है। 1000 न्यूटन का मतलब क्या हुआ सर, 1 × 10⁻³ न्यूटन। बोलो बात सही है। अब ये देखना जी के फॉर्म में आंसर दे रखा है। जी के फॉर्म में किस लिए सर, यहां पे अगर आप देखो, चलो यहां पे बस एक यूनिट का खेल है। F = सर N⁻³ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहां देखना ये जी नहीं, एक्चुअली में ये kg होगा सारे जगह पे। मीटर को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, सेंटीमीटर में। सर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁵ kg सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁵ की वैल्यू कहीं दे रखी है। अच्छा ये ना ये जी के नहीं होगा बच्चे, ये के नहीं है, केवल जी है। अब यहां पे एक और है, जी मतलब केवल ग्राम हुआ, ठीक है ना। अब केजी को भी बच्चे आप अगर चेंज करोगे ग्राम में, केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो 10⁵ हो गया। सर केजी को 1 kg हो गया 1000 ग्राम, और ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाए 10⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्चुअली में जी से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, जीएम से रिप्रेजेंट करना चाहिए था बच्चे, क्योंकि जी को हम ग्राम में नहीं लिखते, जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वैसे देखे तो ऑप्शन ए मेरे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले रिटार्डेशन एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर फोर्स F = ma से निकालूंगा, और फिर ऐसा यूनिट वाला खेल चल जाएगा। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं। साउंड का है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड मैच नंबर। नहीं, मैच नंबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड और ऑब्जेक्ट के बीच के रेशियो का जो नंबर आता है, जो वैल्यू आती है, उसे मैच नंबर कहते हैं। पहला फॉल्स है। फॉर गिवन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये भी गलत है बच्चे, क्योंकि कभी भी मेरे पास आप अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो सर जैसे ही प्रेशर आप इंक्रीज करते हो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होने लगता है, समझ रहे हो। तो अब सर सी ऑप्शन देखना, वेवलेंथ ऑफ साउंड ऑडिएबल ह्यूमन। अब एक चीज देखना, ये इंफॉर्मेशन शायद ही आप लोगों से बहुत कम लोगों को पता होगा। आप लोगों को एक चीज पता है सर, फ्रीक्वेंसी जो ऑडिएबल है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है ना। और यहां पे आपको वेवलेंथ के बारे में बोल रहा है बच्चे। अब सर आपको एक फॉर्मूला पता है, V = होता है F लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू होगी V/F। तो सर अगर मैं फ्रीक्वेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच है तो लैम्डा का जो रेशियो में निकलेगा वो कितना होगा सर, वेलोसिटी तो 340 यानी 4
40 से 20, इससे लेके 340 टू 20,000, ये मीटर के रेंज का मेरे पास जो वेवलेंथ है उससे होगा। बट इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है बच्चे, क्योंकि यार अगर आपका ए भी गलत है तो सर सी तो डी तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी तो आपका सही ही होना चाहिए, है ना। तो आप सॉल्व करोगे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्क पावर एनर्जी का है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अप्लाइड गिव्स वर्क डन। ये बिल्कुल ट्रू है बच्चे। अगर आप, अच्छा ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एफ फोर्स वर्सेस टाइम का जो एरिया है, ये एरिया आपको देगा वर्क डन। बहुत बार बच्चे इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमेशा दिमाग में याद रखना। मैं हर बार हर पेपर में ये चीज आपको डिस्कस भी कर चुका हूं, ठीक है। आज सेकंड में देखना क्या कह रहा है। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस हैव इक्वल एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। कह रहा है दो बॉडी अनइक्वल मासेस के हैं, हैव इक्वल एक्सेलरेशन टू एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टू एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बिल्कुल सही है बच्चे। मान लो ये मेरे पास रिमोट है, ये पेन है, अनइक्वल मासेस है, मगर मैं ड्रॉप करूंगा तो दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी के ही बराबर होगा। तो हैव इक्वल एक्सेलरेशन किसी टाइम पर, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हेन अ एयरप्लेन टेक्स ऑफ द वर्क डन बाय इट्स वेट इज पॉजिटिव। इसके वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा बच्चे? जब मान लो ये मेरे पास एयरप्लेन है, ठीक है, ये बच्चे अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स, इसका वेट mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर ऊपर है, तो वर्क डन ड्यू टू इसका वेट, ये तो नेगेटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव कैसे होगा? यानी ये बिल्कुल फॉल्स है। फोर्थ, when the speed of particle is half the ratio of its momentum of kinetic energy it's get half। कह रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल का अगर आधा कर देता हूं तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी आधा हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे? सर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो m स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ठीक है। मगर इतना भी क्यों ही करना है आपको, ये करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। डायरेक्ट जो पूछा है उसी से अपन निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे? सर कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल द रेशियो ऑफ मोमेंटम टू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम वैल्यू होता है mv, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सर m से m चला जाएगा, v से v चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? p अपॉन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2/v। अब कह रहा है अगर v को आधा कर दूंगा तो रेशियो बच्चे 2 गुना नहीं हो जाएगा, आधा कैसे होगा? P अपॉन के का रेशियो डिपेंड कर रहा है 1/v पे। v को अगर आधा कर दोगे तो P अपॉन के का रेशियो सर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी मेरा बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो 3 और 4 केवल इनकरेक्ट है, मुझे इनकरेक्ट ही छांटना है, तो ऑप्शन बी मेरे पास सही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बीड स्लाइड फ्रॉम पॉइंट ए फ्रिक्शन लेस वायर पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? सर इनिशियल वेलोसिटी इसका है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी ये मुझसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको एक चीज पता है सर, वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और यहां पे देखना बच्चे, इस बीट पे जो वर्क कर रहा है वो तो एक mg नीचे लग रहा होगा और एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। सर वर्क डन केवल किस दो फोर्स के वजह? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर यहां पे देखना, जब भी नॉर्मल फोर्स की बात करता हूं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां पर है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा? सर वर्क डन ड्यू टू mg की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आएगा, सर ये यहां से यहां तक गया है, ये हाइट कितनी होगी? सर 10 - 4 पॉइंट, तो ये 4.6 मीटर, ठीक है। 4.6 मीटर गया तो सर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, तो सर mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। m की वैल्यू कितनी है?
एम की वैल्यू अभी रहने देना, ठीक है। एम जी एच के ई फाइनल हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। सर एम से एम कट जाएगा, 2GH इजकल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल कितना है 4 है, 16 हो जाएगा। वी स्क्वायर जो फाइनल हो जाएगा वो 2 इंटू जी की वैल्यू कितने दे रखा है 10 इंटू एच की वैल्यू 4.6 प्लस 16 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसको 6 दूनी बार 9, 92 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 98। तो v फाइनल जो हो जाएगा वो अंडर रूट 98 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सही है। तो अंडर रूट 98 लगभग 10 के आसपास होगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास आंसर 10.4 आ जाएगा। ये सारी चीजें सही लिखी है ना, वैल्यू 5.4 मीटर और ये 10, यहां से यहां जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0.6, ये 6 हो जाएगा 4.6, तो 4.6 mgh के फाइनल माइनस के इनिशियल, बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी बी की, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अचीवर सेक्शन में चलते हैं बच्चे। ये वाला एक बार क्वेश्चन देखना, देखा क्वेश्चन ये वाला भी बड़ा अच्छा है। आपसे एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, सर अगर किसी रॉड का लेंथ L है और बच्चे क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, तो आप इसका रेजिस्टेंस क्या बोलते हो सर, रो L बाई ए। सर रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट होगा। अब देखना जैसे लेंथ बढ़ रहा है बच्चे, वैसे आपका सर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहां पे अगर मैं बच्चे इसको x और रेजिस्टेंस r जो कि रो L बाई ए होता है, यहां पे देखना सर इसको 0.1, 2, 3 और 4 मान लूं, तो सर यहां पे अलग अलग वैल्यू एक बार मैं पुट करने वाला हूं। ये O पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखना सर O से 1 के बीच में एरिया कांस्टेंट है बट लेंथ बढ़ता जा रहा है, तो सर ये बढ़ गया, है ना। इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 से 2 में सर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया, सर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस और तेजी से बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस और तेजी से बढ़ेगा। फिर सर और एरिया कम हो गया बट लेंथ अभी भी बढ़ रहा है, तो ये और तेजी से बढ़ेगा। देखना इन चारों में से कौन सा आपको सही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए मेरे पास ग्राफ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया वो सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। विजिट अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारी लेना है तो इस साइट पे आप विजिट कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन बच्चे NSO के थ्रू मिल जाएगी। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बच्चे इन सारे प्लेटफॉर्म पे चल के एक बार डिस्कस कर सकते हो, आपको वो सारी क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2019 से 20 के बीच का जो इस NSO का पेपर है वो क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, ठीक है। टेक केयर और ऑल द बेस्ट आपके टेस्ट के लिए।